जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर एकदम अपडेटेड लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमने क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में 160 क्वेश्चन तक कर लिए थे। हमने दोस्तों क्वेश्चन सीरीज में पहले दूसरे क्वेश्चनों को भी देखा था। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनको सभी को देख सकते हैं। पहले वाले में मैंने जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें इम्पोर्टेंट डाल दिए। इस बार मैंने जो 150 के बाद जो क्वेश्चन सीरीज बनाई थी उसमें 2022 से 23 के बीच में जितने भी टेक्निकल लेवल के जो भी एग्जामिनेशन हुए, चाहे वो BSF रेडियो ऑपरेटर का हो, चाहे उसके अलावा क्रिस जेई का हो, उसके अलावा PGCL का हो, कोई भी एग्जामिनेशन, उसके अलावा मैंने इसमें जो UPSC IES लेवल का जो क्वेश्चन बन सकता है उस लेवल के क्वेश्चन को भी डाला है। तो क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा रहेगा। हमने इन क्वेश्चनों को इसलिए शामिल किया क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न लगभग एकदम समान रहता है। तो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं तो मैंने इसको PDF में डाल दिया है। तो क्वेश्चन सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 161 से हम शुरू करते हैं। 160 तक हमने प्रीवियस क्लास में कर लिए है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेंज का नियम, लेंज का जो नियम है इसका परिणाम है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था BSF जो RO है, BSF में रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी निकल, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लेंज का नियम किसका परिणाम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम, रैखिक संवेग के संरक्षण का नियम या स्थितिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो लेंज का नियम क्या होता है हमको पता है। लेंज का नियम, तो लेंज का नियम किससे संबंधित होता है। तो लेंज का नियम हमको पता है कि लेंज का नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, लेंज का नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था सीपरी टेक्नीशियन, सीपरी का जो इस बार एग्जामिनेशन हुआ है ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी स्टेपर मोटर में घूर्णन गति पर निर्भर करती है। स्टेपर मोटर दोस्तों पता है क्या होती है, सिंगल फेज की मोटर होती है। ठीक है, जिसका यूज हम जो करते हैं डिजिटल उपकरणों के परिचालन में करते हैं। ठीक है, तो स्टेपर मोटर में घूर्णन गति पर डिपेंड करती है। तो ये दोस्तों सीपरी में अभी क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में जुलाई में जो एग्जामिनेशन हुआ 2023 में। तो इस लेवल के क्वेश्चनों को दोस्तों मैंने शामिल कर लिया। 23 में जो भी टेक्निकल एग्जामिनेशन हुआ उसमें आप अभी PGCL वगैरह जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी में ये जो क्वेश्चन है काम आएंगे। ठीक है, तो किसी स्टेपर मोटर में घूर्णन गति किस पर डिपेंड करती है। तो ये हमको पूछा गया है लोड, सप्लाई करंट, सप्लाई वोल्टेज या स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये दोस्तों सभी जो कारक होते हैं किस पर डिपेंड करता है, घूर्णन गति किस पर डिपेंड करती है। तो स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, स्टेपिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर ये डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, उसकी घूर्णन गति। स्टेपर मोटर की जो रोटेशन होती है स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 163 है, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द, ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल हम, जो हमिंग जो नॉइज होती है उसकी बात पूछ रहा है। तो ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल हम मुख्यतः की वजह से उत्पन्न होता है। जो ट्रांसफार्मर के जो पास में जो इलेक्ट्रिकल की जो हमिंग की नॉइज आती है, हमिंग का जो शोर आता है वो किस कारण उत्पन्न होता है। ये दोस्तों जेवी में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये किस कारण उत्पन्न होता है, लोड में परिवर्तन के कारण, ट्रांसफार्मर ऑयल के कारण, चुंबकीय विरूपण के कारण या यांत्रिक कंपनों के कारण। तो ट्रांसफार्मर में जो हमिंग होता है वो किस कारण होता है, चुंबकीय विरूपण जो होता है, चुंबकीय डिस्टोर्शन जिसको हम बोलते हैं उसके कारण क्या होती है, हमिंग की नॉइज उत्पन्न होती है। उम्मीद दोस्तों आपको क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही होगी। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया नेवी अग्निवीर। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा रखा हूँ। नेवी में इस बार जो अग्निवीर का एग्जामिनेशन हुआ है आपको पता होगा कि नेवी में वैकेंसी निकलती रहती है अग्निवीर की। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि धारिता C है। ठीक है, धारिता C है और 2C के दो संधारित्र हमको दिए गए हैं और एक विभव अंतर V में किसमें जुड़े गए हैं, श्रृंखला में जोड़े गए हैं। तो संधारित्र A में संग्रहित ऊर्जा का संधारित्र B से अनुपात ज्ञात करें। तो इसको हम कैसे निकालें कि इसका अनुपात कैसे निकाला जाता है दोस्तों, हम देखते हैं। यहाँ पर हमको दोस्तों पहले क्या दिया है कि धारिता हमको दे रखी है C और 2C हमको क्या दिए, धारिता दी है। ठीक है, धारिता वैल्यू की इसकी दी, एक कैपेसिटर की धारिता हमको दी है C और दूसरे की क्या दी है, 2C दी है, यानी दो हमको धारिता दे चुके हैं। और हमको क्या निकालना है, कैपेसिटर में जो
हम बात करें कैपेसिटर में जो संग्रहित है ऊर्जा एनर्जी जो है उसका अनुपात निकालना दोनों कैपेसिटर का। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, इसको निकालना दोस्तों काफी आसान तरीका है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो इसको निकालने का काफी आसान तरीका, इसको हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि दोस्तों की वैल्यू क्या होती है, कैपेसिटर एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हमको पता है कि हाफ जो होती है, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर होती है। क्या होती है दोस्तों, हाफ CV स्क्वायर होती है। ये हमको वैल्यू पता होती है कि हाफ CV स्क्वायर होती है, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर ये वैल्यू होती है, ठीक है। दोनों कैपेसिटर का हम क्या ले लेंगे, वैल्यू ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। दोनों कैपेसिटर की हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे हाफ CV स्क्वायर। हमको पता है हाफ CV स्क्वायर वैल्यू होती है। तो हाफ CV स्क्वायर ये हमने दोनों का अनुपात ले लिया है, 1/2 CV स्क्वायर दोनों का अनुपात हमने ले लिया, ठीक है। हाफ CV स्क्वायर वैल्यू ले लिए। अब हमने क्या देखा इसमें कि हाफ CV स्क्वायर जब हमने वैल्यू ली है तो इसमें क्या करेंगे हम 1/2, ठीक है। यहाँ पर C की वैल्यू हमको पता है कि C की वैल्यू इसमें दोस्तों क्या आएगी, क्योंकि कैपेसिटर जो है दोस्तों किस क्रम में जोड़ा गया है, कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ पर कैपेसिटर किस क्रम में जोड़ा गया दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर वैल्यू एक कैपेसिटर क्या आ जाएगी, 1/C आएगी। क्या आएगी दोस्तों, 1/C आएगी। क्या आएगी, 1/C आएगी। यहाँ पर दोस्तों हम वोल्टेज को क्या कर देते हैं, नियत कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वोल्टेज को नियत कर देते हैं, क्योंकि वोल्टेज इसमें हमने क्या माना, वेरिएशन नहीं मान के एक समान मान लेते, ठीक है। तो इसमें 1/C अनुपात उसके अलग अनुपात, फिर क्या आएगा यहाँ पर 1/2। C की वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर C की वैल्यू क्या आएगी, 1/C है। हमने इसकी वैल्यू एक C दी थी, C वैल्यू दी थी, और दूसरे की क्या दी थी, 2C दी थी। यानी इसको हम क्या लिख देते हैं, भाई श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिखेंगे। यहीं पर आपको ध्यान रखना है, दोनों की एनर्जी का जो रेशियो पूछा है वो पूछा है। तो कैपेसिटर दोनों को श्रेणी क्रम जोड़ा गया है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कैपेसिटेंस को क्या लिखेंगे, 1/C के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1/2 है वैल्यू, वो हम लिख सकते हैं इसको इंटू में, ठीक है। तो अब जब हम वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/2 अनुपात में, क्योंकि ये तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 1/2 अनुपात में क्या आएगा, 1/4 1/2 अनुपात में 1/4 आएगा। जब हम दोस्तों इसको उल्टा करेंगे तो हमको पता है दोस्तों क्या आएगा, 4/2 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 4/2 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 4/2 आएगा। 4/2 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 4/2 है वो आएगा। जब हम 4/2 को करेंगे, ठीक है, तो इसको जब हम उल्टा करेंगे क्या आएगा हमारे पास में, 2/1। क्या आएगा दोस्तों, 2/1 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने दोनों का रेशियो ले लिया हाफ CV स्क्वायर करके, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों क्या ले लिया दोस्तों, अनुपात ले लिया। हमने क्या ले लिया, दोनों का अनुपात ले लिया। तो हाफ CV स्क्वायर करके दोनों का अनुपात ले लेना। यहाँ पर C को पहले कैपेसिटर को क्या जोड़ा गया है और दूसरे कैपेसिटर क्या जोड़ा गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है, श्रेणी में कनेक्ट किया गया है। तो 1/2 इंटू 1/C कर सकते हैं, उसके अलावा 1/2 इंटू में 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज को यहाँ पर समान रखना है, नियत रखना है। तो अब हम जब दोस्तों इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमको पता है 1/C है, तो इसको जब करेंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2C या फिर 1/2 ही मान लीजिए, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। उसके अलावा 1/2 इंटू 2, यहाँ पर हमने C की जो आपको दूसरा कैपेसिटर दे रखा था वो किस वैल्यू को दे रखा था, 2C दे रखा था वैल्यू। तो हमको क्या रखना है इसको, भाई हमको पता है कैपेसिटर जो पैरेलल में हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 1/C1 निकालते हैं। यहाँ पर वैसे करना है, 1/2 वैल्यू लिख लेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 1/2 अनुपात में 1/4 आएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 4:2 आएगा, यानी कि 4:2 यानी कि 2:1, यानी कि हमको पता है कि ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। रेशो सभी को आता है। तो उम्मीद दोस्तों आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन का लेवल दोस्तों काफी अच्छा है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 हमने कर चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165। अब ये दोस्तों जो क्रिस आपको पता होगा कि सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, ठीक है, रेलवे के अंतर्गत आता है दोस्तों ये।
तो उसमें क्रिस जेई की एक वैकेंसी आती है करके, तो उसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि 30 डिग्री के कोण पर घूमते हुए 150 सेमी लंबाई के एक कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा। यहाँ पर कंडक्टर जो है चालक में उत्पन्न ईएमएफ का मान पूछा है। ठीक है, यदि फ्लक्स घनत्व 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 60 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ, यानी हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमको यहाँ पर जो कोण की वैल्यू थीटा की वैल्यू हमको 30 डिग्री दे रखी है, कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमको 150 सेमी दे रखी है, तो उसके अलावा उसमें वेलोसिटी दे रखी है 60 मीटर पर सेकंड की, और फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसको क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, एकदम इजी स्टेप से करेंगे इसको। ठीक है, हमको पता है कि सूत्र क्या होता है, हमको पता है दोस्तों क्या होता है, E बराबर BLV साइन थीटा, ये सभी को पता है। ठीक है, E बराबर BLV साइन थीटा होता है। B की वैल्यू दोस्तों इसमें क्या दे रखी है, चुंबक फ्लक्स घनत्व तो दोस्तों वैल्यू दे रखी है 1.2 दे रखी है, तो 1.2। ठीक है, 1.2 ठीक है, 1.2 हमको दे रखी है, इनटू में लेंथ की जो वैल्यू दे रखी है 150 सेमी दे रखी है, 150 इनटू में यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है हमको, वेलोसिटी वेग दे रखा है 60 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, और उसके अलावा कोण की वैल्यू हमको दी रखी है, कोण की वैल्यू हमको कितनी दी रखी है, यहाँ पर देखिए 30 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू हमको पता है दोस्तों कितनी होती है, 1/2 होती है। कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अब दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो सारी जो यूनिट दे रखी है ये किस में दे रखी है, मीटर में, क्योंकि आप फ्लक्स करना तो भी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में दिया है। ठीक है, और उसके अलावा आपको जो चालक का जो वेग दिया वो भी 60 मीटर पर सेकंड का ही दिया है, तो मीटर में दे रखी है यूनिट, लेकिन ये चालक की लेंथ जो दे रखी है वो 150 सेमी में दे रखी है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो बट्टे में 100 रख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, बट्टे में 100 रख देंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे पॉइंट उठा है इसका 10 आएगा। ठीक है, अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा हमारे पास में, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके अलावा 2 से काटा 3 बार, और आगे इसको हम काट सकते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटा 6 बार, कितना 6 बार, तो 6 3 18, 18 3 54, 54 वोल्ट इज दी करेक्ट आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आएगा, 54 वोल्ट इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको समझ में, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसको इरेज कर देता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सीधी जो वैल्यू दे रखी है उसको इनपुट करना है और सीधा आंसर निकालना है। ठीक है, हमको पता है दोस्तों सूत्र क्या होता है, E बराबर BLV साइन थीटा होता है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में B की वैल्यू हमको दे रखी है 1.2 दे रखी है, और इनटू में लेंथ हमको दे रखी है 150, तो सेमी है तो उसको मीटर में चेंज करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी कितनी दी है, 60 मीटर पर सेकंड दी है। उसके अलावा हमको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी कितनी दी है, 30 डिग्री का दिया, यानी 30 डिग्री, यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा हमारे पास में, 54 वोल्ट इज दी करेक्ट आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 166 हमारा है उपयोजन गुणांक यूटिलाइजेशन। ये दोस्तों जो रेलवे DFCCL का एग्जामिनेशन हुआ था जूनियर एग्जीक्यूटिव का 2021 में, तो उसमें पूछा गया था। तो जो बच्चे जिनका एग्जामिनेशन है DFCL का, तो उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में कि उपयोजन गुणांक जो यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है उसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उपयोजन गुणांक जो होते हैं उसको किस रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। अधिकतम मांग बटा कुल संयोजन लोड, प्रणाली की अधिकतम मांग, अनुरूप अधिकतम मांग बटे में प्रत्येक अधिकतम मांगों का योग, उत्पादित वास्तविक ऊर्जा बटे में अधिकतम संयंत्र निर्धार। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए कि यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है वो किस रूप में परिभाषित किया जाता है, प्रणाली की जो अधिकतम मांग होती है, प्रणाली की मैक्सिमम जो डिमांड होती है बट्टे में निर्धारित प्रणाली क्षमता, यानी कि जो निर्धारित जो हमारा जो प्रणाली की कैपेसिटी है उसका अनुपात होता है। इसके रूप में हम क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर को परिभाषित करते हैं। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक 3.2 वोल्ट
5 एम्पियर आवर संपूर्ण चार्ज बैटरी 200 मिली एम्पियर प्रदान कर रही है, यह कितने समय तक कार्य करेगी। ये दोस्तों इसरो में अभी जो हाल ही में एग्जामिनेशन हुआ था इसरो का 2023 में, तो इसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि एक हमको दे रखी 3.2 वोल्ट की बैटरी दे रखी है और 5 एम्पियर आवर की संपूर्ण चार्ज बैटरी पूरी तरह चार्ज है और 200 मिली एम्पियर प्रदान करी, तो कितने समय तक कार्य करेगी। एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, हमको पता है दोस्तों बैटरी की जो दक्षता होती है, दक्षता जो होती है किस में मापी जाती है, एम्पियर इंटू आवर मापी जाती है। किस में मापी जाती है दोस्तों, एम्पियर इंटू आवर में। तो एम्पियर इंटू आवर में दक्षता मापी जाती है, तो एम्पियर इंटू आवर इसका क्या होता है यूनिट। तो यहाँ पर दोनों हम एम्पियर इंटू आवर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं इसमें, ठीक है। एम्पियर इंटू आवर, वैसे एम्पियर इंटू आवर की वैल्यू हमको दे भी रखी है 5 AH दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 AH लिख सकते हैं। एम्पियर आवर की वैल्यू हमको एक क्या दी थी, यहाँ पर 200 मिली एम्पियर दे रहे, तो 200 मिली को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 200 बट्टे में मिली में कितना होता है 1000 होता है, तो हम क्या कर सकते हैं 1000 से भाग कर सकते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में 0.2 एम्पियर, यानी कि 0.2 इंटू में हमको यहाँ पर क्या निकालना है, घंटे निकालना है, कितने समय तक कार्य करेगी। तो यहाँ पर आवर की संख्या निकाल सकते हैं हम कि 5 बट्टे में 0.2। अब जिसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 25 आवर। कितना आएगा दोस्तों 25 आवर, लेकिन हमको यहाँ पर घंटे में दे रखा है, यहाँ पर एक दिन घंटा भी दे रखा है, एक दिन दे रखा है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या आएगा, एक दिन 1 घंटा, क्योंकि हमको पता है कि एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे होता है। उसके बाद में घंटा कितना बच गया 1, यानी कि 25 आवर, इसलिए करेक्ट आंसर। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में आपको उलझे गए, यहाँ पर थोड़ा सा मैथ अगर आपको आती है तो कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर 25 आवर है, तो 25 आवर में यानी कि एक दिन यानी 24 घंटे काउंट हो गए, उसके अलावा 1 आवर बच गया, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन 168 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ बढ़ते हैं। 50 मेगाहर्ट्ज पर 20 मिलीवोल्ट मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयुक्त होगा। ये भी 50 मिलीहर्ट्ज पर 20 मिली को मापना है, तो कौन सा यंत्र का हम यूज करेंगे। मूविंग आयरन वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, ऑसिलोस्कोप या VTVM। तो दोस्तों ऑसिलोस्कोप जो होता है 20 मिलीवोल्ट की जो एकदम रेंज होता है उसके लिए सबसे अच्छा होता है 20 मिलीवोल्ट, बहुत कम वोल्ट जो रेंज होती है उसकी मापने के लिए, ठीक है। CRO जो होता है इसको हम कैथोड ऑसिलोस्कोप भी बोलते हैं, पूरा नाम इसका होता है, ठीक है। अब हम दोस्त अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो होता है SSC JEE के लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने क्यों दिए, क्योंकि आजकल इसरो वगैरह का एग्जामिनेशन जो होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा DFCL जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो लगभग जो लेवल रहता है वो आपका डिप्लोमा लेवल का एग्जामिनेशन रहता है, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को डाल रहा हूँ। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप घबराए नहीं, आपको सीधा अगर मैंने करवा रखा है तो आप इसमें अड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। यदि किसी सर्किट में 3 नोड दिए गए तो नोड समीकरणों की संख्या ज्ञात करनी। ये दोस्तों वैसे तो मैंने बता दिया आपको, दिएगा क्वेश्चन है, तो आपको इसमें एक समीकरण ध्यान रखिए। नोड क्या होता है कि संधि बिंदु होता है सर्किट में, आपको पता है संधि बिंदु, तो उसी को हम क्या बोलते हैं नोड बोलते हैं। तो यहाँ पर सीधा दिया कि सर्किट में अगर 3 नोड है, 3 क्या है संधि बिंदु है, तो नोड समीकरण की संख्या क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना नोड समीकरण की संख्या क्या होती है n-1 होती है। ये आपको सूत्र दोस्तों ध्यान रखना है, n-1 होती है। नोड समीकरण संख्या होती है दोस्तों n-1 होती है। यहाँ पर 3 नोड दिए यानी कि 3-1 यानी कि 2 समीकरणें बनेगी। नोड समीकरण संख्या दोस्तों कितनी होगी 2 होगी। यहाँ पर अगर आपको 4 नोड दे तो 4-1 यानी कि 3 समीकरण बनेगी, ठीक है। यहाँ पर नोड कितने दिए 3 नोड दिए यानी 3-1 यानी कि 2 नोड यहाँ पर बनेंगे। क्या बनेंगे 2 नोड बनेंगे। उम्मीद दो अच्छे से कुछ नोट समीकरण। अब तो अगर क्वेश्चन आपने अगर ये नहीं कर रखा और आप पेपर मार जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब आप ये क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है अब आपको एकदम सीधा सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखना है कि नोट समीकरण संख्या जब भी आप पूछे तो n-1 आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है n-1 यानी कि 3 नोट दिए 3-1 यानी कि 2 एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था NHPC JEE में, ठीक है। जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जो होता है NHPC JEE, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो काफी अच्छे लेवल के दोस्तों आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं और सारे
2023-22 के अपडेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, क्षेत्र प्रभाव। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर के द्वारों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षेत्र प्रभाव का दोस्तों मतलब क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि एफईटी। ठीक है, तो क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी कि एफईटी के द्वारों के गेट के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं? तो ये हमको पूछा है, चैनल, द्वार टर्मिनल, जापानी टर्मिनल या सोर्स टर्मिनल। ठीक है, तो एफईटी के जो गेट होते हैं, द्वार जो होते हैं, उसके बीच के फील्ड को हम क्या कहते हैं? तो इसका आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं? एफईटी का पूर्ण नाम क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चैनल होता है। क्या होता है? चैनल। एफईटी में हमको पता है चैनल की संख्या होती है। अब एफईटी में क्या होता है कि एफईटी में फील्ड इफेक्ट, फील्ड पर आधारित जो ट्रांजिस्टर, उसको क्या बोलते हैं? हम एफईटी बोलते हैं। ठीक है, अब जब गेटों के बीच का जो एरिया कहलाता है वो क्या कहलाता है? चैनल कहलाता है, जहां से जो आपके होल है और इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है? फ्लो होते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, तुल्यकालिक मोटरों की शक्ति दर्जा क्या है? यानी कि सिक्वेंस मोटर की जो पावर जो होती है वो कितनी, रेंज कितनी है, वो हमको पूछिए। 110 kW से 20 MW यानी कि मेगावाट, 120 किलोवाट से 15 मेगावाट, 150 किलोवाट से 15 मेगावाट, 130 किलोवाट से 20 मेगावाट। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए बताइए? तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? 150 किलोवाट से 15 मेगावाट। आपको ध्यान रखनी है, सीक्वेंस मोटर की जो पावर रेंज जो होती है 150 यानी कि 150 किलोवाट से 15 मेगावाट, इसकी रेंज होती है, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। पावर ग्रिड का ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें पूछा गया था पावर ग्रिड यानी कि अभी दोस्तों आपको पता होगा पीजीसीएल में रिक्वायरमेंट निकल रखी है। ठीक है, आईटी के लिए अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो आवेदन जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैंने अपने वीडियो में अपने चैनल पर आपको बता रखा है, पीजीसीएल की पूरी डिटेल बता रखी है वैकेंसी की, तो आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो पीजीसीएल की इसमें इंजीनियरिंग लेवल की जो पोस्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन घरेलू वायरिंग के लिए गलत है? अब दोस्तों इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन है तो ये बिल्कुल आपके आईटी लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि वो उसी में काम है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि लाइव वायर में 200 वोल्ट का उच्च विभव होता है, जबकि न्यूट्रल वायर में क्या होता है? शून्य विभव होता है। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, कि लाइव वायर में यानी कि फेज वायर में 220 वोल्ट का उच्च विभव यानी कि हाई वोल्टेज होता है, कि 220 वोल्ट का हाई विभव यानी कि उच्च विभव होता है, जबकि न्यूट्रल में क्या होता है? शून्य विभव यानी कि शून्य वोल्टेज होता है। ये आपको पता है, कथन एकदम सही है कि फेज जो वायर होता है उसमें 220 वोल्ट का हाई जो होता है वोल्टेज होता है, और न्यूट्रल में क्या होता है? शून्य होता है वोल्टेज। अर्थ वायर आकार में काफी मोटा होता है और तांबे का बना होता है। ब्लैक वायर लाइव वायर है, और रेड वायर क्या? न्यूट्रल वायर। तो ग्रीन वायर क्या है? अर्थ वायर है। चौथा अपने को ऑप्शन दिया, 3 वायर को उपयोग कहते हैं, अर्थात लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, पहले वाले स्टेटमेंट भी सही है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, चलो ये तो एक क्वेश्चन इजी है, अगर कोई क्वेश्चन अगर हार्ड आ जाए आपको, और वो मान लीजिए आपको 2 या 3 आते हो, आपको दोस्तों सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या काम आता है। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी संशय होता है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको बाकी 2 जो है वो पता होना चाहिए, आप तीसरा और चौथा तो इसमें आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है तो इसमें पता है कि हमने ये 2 एकदम जो स्टेटमेंट है वो सही है। उसके अलावा अर्थ वायर जो आकार में काफी मोटा होता है, तांबे का बना होता है, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो इसका आंसर दोस्तों अगर आंसर की बात करें क्या होना चाहिए? अब ये 3 नंबर जो है वो यही बचा है। ठीक है, ये तो हमको पता था कि ब्लैक वायर जो होता है लाइव वायर कभी नहीं होता। आपको पता है कि लाइव वायर का मतलब क्या? जिसमें सप्लाई जो होती है यानी कि फेज बहता है। ब्लैक वायर आपको पता है दोस्तों किसके लिए होता है? न्यूट्रल के लिए होता है। ध्यान रखना है, आपको सभी को पता होगा कि ब्लैक वायर जो न्यूट्रल के लिए होता है और रेड वायर किसके लिए? फेज के लिए होता है। लेकिन इसमें स्टेटमेंट जो दिया है वो गलत है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। और ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि गलत आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 173। आपको दोस्तों हमारी इस क्वेश्चन सीरीज कैसे लगी है हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग सामान्यतः हाई वोल्टेज लाइनों के इंसुलेशन के लिए किया जाता है? अब दोस्तों ये देखिए, क्वेश्चनों का लेवल देखिए,
भेल में जो एग्जामिनेशन हुआ था, भेल का इंजीनियरिंग लेवल का 2023 में, वो भी क्वेश्चनों को दोस्तों मैंने शामिल किया है। ठीक है, तो हाई वोल्टेज लाइनों के इंसुलेशन के लिए किस पदार्थ का यूज किया था, तो ये दोस्तों भेल में पूछा गया था। तो किसका यूज करता है हाई वोल्टेज लाइनों के इंसुलेशन के लिए, तो रबड़ का, पेपर ऑयल इंसुलेशन का, पीवीसी इंसुलेशन का, या पॉलीस्टीरीन रेजिन का। तो किस पदार्थ का प्रयोग हाई वोल्टेज लाइनों के इंसुलेशन के लिए करते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो हमको पता है दोस्तों पेपर ऑयल टाइप का जो इंसुलेशन होता है, पेपर ऑयल टाइप का जो इंसुलेशन होता है उसका यूज दोस्तों हम करते हैं। हाई वोल्टेज लाइनों में पता होगा आपको दोस्तों की रबड़ का यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि पिघल जाएगा। उसके अलावा पीवीसी इंसुलेशन तो वो भी पिघल जाता है, उसके अलावा पॉलीस्टीरीन भी नहीं लिया था रेजिन। लेकिन जो पेपर ऑयल जो होता है, आप इस क्वेश्चन मान लीजिए, वैसे तो हाई वोल्टेज लाइन में अगर हम बात करें जो सिरोपरी जो लाइन होती है, ओवरहेड लाइन तो उसमें कोई भी तरह का इंसुलेशन नहीं होता। लेकिन अगर बात करें, अगर हम जो भूमिगत जो केबल होती है, अंडरग्राउंड जो केबल होती है, उसमें आपको पता होगा कि हम पेपर ऑयल टाइप से इंसुलेशन उसमें डालते हैं ताकि उसका इंसुलेशन ढंग से हो सके। ठीक है, खाली पीवीसी का यूज करने से कुछ नहीं होगा, पिघल जाएगा यहाँ पर। बाकी अगर आपको तीनों अगर ऑप्शन आपको डिलीट करना गया तो चौथा आपका अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि पेपर ऑयल जो होता है, ऑयल आपने भर दिया तो हाई वोल्टेज को वो सहन कर सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने प्रीवियस हमारी क्लासों को नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लासों को भी जरूर देखेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।